गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर जीशानुद्दीन। आज हम बात करेंगे, जो हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, पहली सीरीज पढ़ी है, जो हमारा टॉपिक है 2 सीरीज का है। ठीक है, हमारे पास पहला पार्ट हमने इसका पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। हम बात करते हैं उस भव्य एम्पायर के बारे में, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में, जो 623 साल चला पूरा। ठीक है, उसका हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है कल और हमने वीडियो देखी। उसके बाद सेकंड पार्ट उसके आगे से कंटिन्यू होता है। अगर जिन बच्चों ने, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले पहले पार्ट को देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा वहां स्टार्ट होगा जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है। मैं कुछ टॉपिक्स बोलूंगा, कुछ पॉइंट्स बोलूंगा। जेनेसिस आपको पता ही नहीं है जेनेसिस होता क्या है, पर मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है पिक्चर के साथ। ठीक है, कुछ एरिया मैंने आपको पिक्चर्स दी कि पहले पार्ट में हमने क्या देखा, बहुत सारे मैप्स देखे। ठीक है, इसमें मैप्स थोड़े लास्ट में मिलेंगे बहुत ज़्यादा, पर स्टार्टिंग में मैप्स नहीं है। समझने की चीज़ है, इस पार्ट को समझेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या कारण रहे। देखिए, कोई भी डायनेस्टी होती है, उस डायनेस्टी का अंत निश्चित होता है। जब वो आता है, एक चरम सीमा पे पहुंचता है, उसके बाद शासकों पे डिपेंड करता है वो आगे कितना चलेगा या नहीं चलेगा। इसी से कारण हम बात करेंगे। हमने कल देखा था कंटेंट। ठीक है, देखिए कंटेंट हमने देखा, राइज ऑफ द डायनेस्टी, ऑटोमन साम्राज्य जो हमारा चरम सीमा पे राइज करा था, 1299 में आया था। मैंने बताया था आपको उस्मान के द्वारा, उस्मान फर्स्ट के द्वारा, और 1453 में ये अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। 1453 से चरम सीमा पे कब पहुंचा था, जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल आज का हमारा करंट बात करते हैं इस्तांबुल है। ठीक है, इस पे कब्जा किया तो ये चरम सीमा पे पहुंचा और 1566 तक पहुंचा। ये पार्ट हमने कल देखा था। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, ये 2 सेक्शन देखे थे। अब बात समझना, कल हमने टॉपिक छोड़ा कहाँ था, 1566 1566 में हमारे पास सुलेमान द मैग्निफिसेंट, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये चरम सीमा पे चल रहा था। और उसके बाद जो अगला साल आया था 1566 के बाद 1827, तकरीबन 250 साल तक ये वंश जो चला था, ऑटोमन साम्राज्य स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट मतलब जैसे मान लीजिए सुलेमान द मैग्निफिसेंट अपने मरने के बाद ये राज्य छोड़ गए इतना। ठीक है, इनके मरने के बाद 250 साल या 250 साल तक की बात करता हूँ, मतलब 1566 से लेके 1827 तक की बात करता हूँ। मैं अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेता हूँ 250 साल। 250 साल तक ना तो ये राजवंश आगे बढ़ा था और ना घटा था। ठीक है, मतलब ये स्थिर रहा था। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता। एक सीधी लाइन दिख रही है, ना तो बढ़ा ना घटा। ठीक है, बढ़ता तो राइज होता, बात समझ ना। अगर ये बढ़ता तो राइज होता, अगर घटता तो डिक्लाइन होता। इतनी बात क्लियर है। दूसरी कंडीशन, 1827 के बाद इस साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था, मतलब ये साम्राज्य नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो गया था। और 1908 से लेकर 1922 के बीच में इस साम्राज्य का अंत हो गया। आज हम बात करेंगे इस साम्राज्य के बारे में बहुत डेप्थ में, एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, आपके सब्सक्रिप्शन की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, इसलिए साथ बने रहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन के बाद आपके लिए और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी पूरे एम्परर्स के ऊपर। ठीक है, आज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट लेके चल रहा हूँ। एक पार्ट हो चुका है, जो आज हमारे पास नए सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो लोग आके प्लेलिस्ट में जाइए, आप ऑटोमन डायनेस्टी पार्ट 1 देखिए। पहले पार्ट 1 समझ में आ जाएगा पूरा। अगर आता है, कोई डाउट होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उसके आंसर भी आप लोग दीजिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा पार्ट 2 भी। आगे देखते हैं। देखिए, स्टैग्नेशन था स्थिरता। स्थिरता क्या हुई, एक्चुअली क्या था, जब स्टार्टिंग में जब सुलेमान द सेकंड की डेथ हुई थी तो 1566 में, 1566 में क्या हुआ, कुछ हिस्टोरियन, कुछ इतिहासकार का मानना है कि यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था, मतलब उसका डिक्लाइन पीरियड कुछ इतिहासकार मानते थे उस टाइम। ठीक है, 1566 के बाद डिक्लाइन। बट जब ये बात आई 1980 की, 1980 20वीं शताब्दी के अंदर बात आई, तो उन लोगों ने देखा, इसके सारे पहलू देखे। पहलू देखने के बाद बोला कि नहीं, ये 1980 में बताया कि इसका डिक्लाइन नहीं हुआ था, क्योंकि साम्राज्य जितना था उनके पास उतना ही था, ना घटा था ना बढ़ा था। उसमें एक स्टैग्नेशन आ गया, स्थिरता आ गई थी, मतलब वो साम्राज्य बढ़ नहीं पाया था ना घट पाया था। ठीक है, कारण क्या थे उसके, आगे जानेंगे हम। उसके कारण क्या हुआ करते थे, कोई साम्राज्य बहुत ज्यादा चला हो, फ्लरिश किया हो, एकदम से वो रुक जाए बढ़ना, तो समस्या की बात है। ठीक है, और जो ऑटोमन साम्राज्य था
उसको ऐसा मानते थे ये प्रोटेक्टर होता है, मतलब रक्षक संरक्षक होता है किसका, सुन्नी इस्लाम का। अगर मैं इस्लामीकरण की बात करता हूँ, इस्लाम की बात करता हूँ, इस्लाम धर्म में अगर शिया और सुन्नी आपने दो गुट सुने होंगे, ठीक है, शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तादाद में सुन्नी मिलेंगे। इंडिया में 98% सुन्नी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब हुआ क्या कि जब हमने बाकी सुलेमान द मैग्निफिसेंट की बात समझ ना, देखिए मैंने नाम भी लिखा हुआ है यहाँ, सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जो 1566 में राजा थे, ठीक है, मतलब ऑटोमन साम्राज्य के जो राजा कौन थे, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1566 में, 1566 में डेथ हो गई। उनकी डेथ के समय ऑटोमन साम्राज्य अपनी चरम सीमा पे था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पे एम्पायर में जगह जुड़ चुकी थी। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, उस टाइम ऑटोमन साम्राज्य में 22,73,720 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, समझ रहे हो, मतलब 2/3 इंडिया हो गया। अगर मैं भारत की बात करता हूँ, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इंडिया का एरिया है, भारत का एरिया, भारत का क्षेत्रफल पूछे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। द एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत है और ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य, एक ही साम्राज्य की बात करते हैं, तो ये करीब करीब आपका 22 से ये मान लो 23 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये कह सकते हैं कि भारत से 10 लाख वर्ग किलोमीटर कम था, या ये बोल दो कि हमारा 2/3 इंडिया है, इतना बड़ा खाली ऑटोमन साम्राज्य था उस टाइम। बात समझ में आ रही है, इतना बड़ा था। और जैसे मान लो जैसे मौर्य काल में होता था, या हम बात कर सकते हैं इसके बाद मुगल काल में होता था जो वंश, उसी प्रकार से ये वंश भी था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि यहाँ पर जो ऑटोमन साम्राज्य था उसने कंट्रोल किया था, पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था, कंट्रोल का मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर पे, ठीक है, वहाँ पर, और वहाँ अपनी नेवी की फोर्सेस बिछा दी थी। जैसे कि भूमध्य सागर एक वो जरिया था जो यूरोप और एशिया के बीच में रास्ता ट्रेड होता था, व्यापार का मार्ग, व्यापार मार्ग क्या, यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, ट्रेड का एक रूट था। बिना भूमध्य सागर से गुजरे हुए, मेडिटेरेनियन सी से गुजरे हुए कोई भी सामान आपका यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता था। एग्जाम्पल, हमारे पास रास्ते पर सुएज नहर, सुएज कैनाल, पर सुएज कैनाल वाले इलाके में पूरे पे कब्जा किसका था, ऑटोमन्स का था, ठीक है। देखिए सक्सेशन की देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 623 साल चला वंश वाला। एक और थे हमारे पास, मैंने आपको बताया था आपका बायजिद, ठीक है, बायजिद, जिनको 1402 में यहाँ पर युद्ध हुआ था, अंकारा का युद्ध, ठीक है, लास्ट इलेक्शन में बताया था अंकारा का युद्ध। और किससे हुआ था, तैमूर से, तैमूर लंग, ठीक है, मैंने आपको बता भी चुका था, तैमूर लंग से युद्ध हुआ था। और ये अपने जीवन काल में जो ऑटोमन्स थे जब से आए थे 1299 से लेके 1402 तक कभी किसी से नहीं हारे थे, पहली बार यहाँ पर हारे। और तैमूर लंग ने क्या काम किया, जो ये आपका बायजिद थे, बायजिद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अपने शासन दरबार में ले गए, और 2 साल बाद वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। ये मैं आपको बता चुका था। उनकी मौत के बाद वहाँ पर उनके जो वंश था, वहाँ पर क्या हो गया, लड़ाई हो गई बेटों में। मतलब जो बायजिद थे, इनका पूरा नाम मैंने बताया था कल, यिल्द्रिम, ठीक है, यिल्द्रिम बायजिद। यिल्द्रिम का मतलब थंडरबोल्ट, कल मैं बताऊंगा, आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, जब ये बायजिद थे, इनके 4 बेटे थे, ठीक है, 4 बेटे थे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उन चारों बेटों ने युद्ध के मैदान से पिता को अकेले छोड़ के भाग गए, ठीक है। जब वहां पहुंचे अपने साम्राज्य में, पिता को तो किडनैप करके ले गया तैमूर, ठीक है। जब अपने साम्राज्य में पहुंचे तो भाइयों भाइयों में लड़ाई स्टार्ट हो गई, गृह युद्ध, ठीक है, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। मतलब गद्दी पे कौन बैठेगा, पिताजी तो नहीं है, तो करीब 11 साल तक समथिंग ऐसे चला, लड़ाई झगड़ा चला वहां पर। अब सवाल आता है हमारे सामने कि जब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चल रहा था, जब भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई का कत्ल करता है, मर्डर करता है, इसको कहते हैं फ्रेट्रिसाइड, मतलब मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ठीक है, भाई भाई को मारता है। तो वहाँ एक पॉलिसी अपना ली गई कि फ्रेट्रिसाइड, और वहाँ पर उसमें ऑटोमन साम्राज्य में पहली बार ऐसा देखा गया कि एक जगह गद्दी पाने के लिए एक भाई दूसरे भाई को मार सकता है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ उस वंश में, फिर आगे यही होता रहा। जैसे हम आगे बात करेंगे, देखो ये 1400 की बात कर रहे हैं, उसके 100 साल और आगे, 100-150 साल आगे निकल जाओ, 1595 के अंदर एक और राजा आया था,
महमद थ्री था, उसने अपने 20 भाई बहनों को मार दिया था। कितने? 20। और 20 भाई बहन कौन कौन से थे? कोई 1 साल का था, कोई 2 साल का था, कोई 6 साल का था, कोई 8 साल का था, कोई ठीक है, कोई भाई था, कोई बहन थी। मतलब उनको मार दिया गद्दी के लिए। ठीक है, यहाँ पर जब यह गद्दी के लिए लोगों अपने भाई बहनों को हत्या कर रहे थे, फ्रेट्रिसाइड कर रहे थे, तो वहां पर एक साथ मान लो एक महल में, जो मैंने बताया था आपको कल, तोपकापी पैलेस मैंने कल पिक्चर आई थी महल की, तोपकापी पैलेस की। तोपकापी पैलेस से 20 ताबूत निकले एक साथ, ठीक है, किसी की लाशों के और सगे भाइयों। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वहां के जो लोग हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग हैं, उन लोगों को बुरा लगेगा। उसको एक चीज लगी, क्या नाम है यहाँ पर, महमद थ्री को, कि यार यहाँ पर अगर मैं 20 ताबूत एक साथ निकले, लोगों ने मेरे बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी, कहीं ऐसा ना हो मेरी जो प्रजा है वही मुझ पर क्या नाम है हमला कर दे, या प्रजा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे या मुझे हटा दे। इन लोगों ने ये सोचा। उसके बाद यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई गई कि एक काम करते हैं भैया, ये पॉलिसी थी करीब आपकी 1610 के आसपास थी। हाँ, 1610 के अंदर थी पॉलिसी, 1610 में एक पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी बनाई, हम जो भाइयों को मारते हैं ना, मारेंगे नहीं, हम उन भाइयों को गोल्डन केज में रख देंगे। किस में रख देंगे? गोल्डन केज में। एक सोने का पिंजड़ा होता है उसमें रख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, एक भाई है ए, ये मोनार्क है, मोनार्क मतलब राजा, ये राजा है। ठीक है, इसका एक और भाई है बी। ठीक है, जो ए है वो कभी नहीं चाहता कि मेरे छोटा भाई क्या नाम है राजा बने। वो क्या करता है, उस छोटे भाई के लिए एक ऐसी फैसिलिटी करता है कि उसको एक सोने के पिंजड़े में, एक महल में, सोने का पिंजड़ा मतलब महल, एक महल में मतलब सारी फैसिलिटी के साथ रखता है। फैसिलिटी मतलब उस महल में रहेगा, उसको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, चिकन मिलेगा, मतलब क्या ना, वाइन मिलेगी, शरबत मिलेगा, जो वो चाहेगा मिलेगा। प्लस उसके साथ साथ उनकी अय्याशियों के लिए भी वहाँ कॉन्क्यूबिनेज रखी जाती हैं। ठीक है, मतलब कॉन्क्यूबिनेज समझते हो ये वर्ड? ठीक है, कॉन्क्यूबिनेज, इसको रखेल कहते हैं। ठीक है, रखेल टाइप की लेडीज होती है, वो रखी जाती है। मतलब उस बंदे को, कोई एक बंदा है इस महल में कैद है, सारी फैसिलिटी हैं, आर्मी ऑफिसर्स बाहर घूम रहे हैं, पर इसको महल से बाहर आने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। जो करना है महल के अंदर ही करो, बाहर नहीं आ सकते। मतलब बाहर की दुनिया से इनका कोई लिंक नहीं है, सारा संपर्क टूट गए। ठीक है, अगर 20-30 साल इसको अंदर रख दिया, उसके बाद ना तो देखो क्या होता था पहले, अगर एक भाई राजा बना हुआ है तो दूसरा भाई उसका गवर्नर होता था, किसी राज्य को संभाल रहा होता था, छोटा गवर्नर होता था, बाद में वही सिंहासन संभाल सकता था। जब उसको मिलिट्री के ऊपर नहीं पता, ठीक है, गवर्नरशिप का नहीं पता, राज्य कैसे चलता है, प्रजा के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब सामाजिक जीवन से बिल्कुल दूर कर दिया उसको। अगर अगर बाद में भविष्य में वो बन भी गया राजा किसी तरह, तो बहुत बेकार राजा बनेगा, तो जनता उसको खुद उठा के बाहर फेंक देगी, कहेगी हमें चाहिए ही नहीं राजा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर उसको कहते थे गोल्डन केज, मतलब ऐसा, मतलब बंदे को कहते हैं नाकारा निकम्मा बना दो राजा, मतलब महल में रख के पूरी तरह से बाहर की दुनिया से संपर्क सारे तोड़ दो। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने सुल्तान केम टू द थ्रोन इल प्रिपेयर्ड, मतलब पूरी तरह प्रिपेयर नहीं होते वो सुल्तान जो आते थे गद्दी पे। ठीक है, मतलब राज करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं होते थे, ना उनके पास एक्सपीरियंस होता था किसी के सरकार चलाने का, और बाहर के अफेयर्स क्या होते हैं, मतलब कैसे हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, मतलब उस आउटसाइड द केज, मतलब उस पिंजरे के बाहर कैसे किससे क्या डीलिंग करनी है उनको कुछ नहीं पता था इस तरह से। तो मतलब यहाँ से सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आगे सक्सेशन के अंदर, कि यहाँ पर जो उनके जो भाई होते थे आगे, जिनको जिन राजाओं को आगे वंश चलाना, राज चलाना है, मतलब ऑटोमन साम्राज्य की नींव जो रखी गई थी उसको और मजबूत करना है, वहां तो उन लोगों ने कमजोरी पहले कर दी थी, क्योंकि आने वाले वो तो अपना देख रहे थे, वो आगे का नहीं सोच रहे थे, आगे 100 साल बाद क्या होगा हमारे साम्राज्य का, वो देख रहे थे आज का। आज जो है आज है। ठीक है, मैं संतुष्ट, मेरी औलाद संतुष्ट। ठीक है, औलाद भले निकम्मे निकले पर भाई गद्दी में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थी उनके बीच में। देखिए उसके बाद कुछ सुल्तान, वीक सुल्तान आए, कमजोर सुल्तान, जैसे 1622 के अंदर एक और आए थे, उस्मान टू। ठीक है, ये उस्मान टू कौन है? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना करी थी उस्मान वन ने, स्टैब्लिश किया था किसने? उस्मान वन ने। और ये बहुत बाद में आए थे, कौन? उस्मान टू, क्योंकि उस्मान वन जो आए थे वो 1299 में आए थे। ठीक है, और उस्मान टू ये एक सुल्तान थे, इनको इनके जेनेसरीज ने ही बाहर उठा के फेंक दिया। अब ये आप पूछोगे जेनेसरीज कौन है, मैं हल्का सा बताता हूँ, टॉपिक बता चुका हूँ पूरा आपको लास्ट लेक्चर में। देखिए जेनेसरीज
वो लोग होते थे जो किंग के किंगशिप थे, मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, जो अगर जनता विद्रोह करती है तो जेनेसरीज उनको बचाया करते थे। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के होते थे, इस्लाम में कन्वर्ट करते थे इनको, और उसके बाद आर्मी ट्रेनिंग मिलती थी इनको, आर्मी के हाईएस्ट ऑफिशियल होते थे। मतलब बड़े गर्व की बात होती थी पहले जेनेसरीज बनना। तो मतलब जो राजा की सेवक होते थे उन लोगों ने ही विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए एक भाई है ए, एक भाई है बी, एक भाई है सी, ठीक है। एक गद्दी पे बैठा हुआ है, बी सीधा साधा भाई है, ठीक है। और जो सी है, सी ने बोला गद्दी मुझे चाहिए, तो सी कहाँ गया, राजा के पास नहीं गया, राजा के इर्द गिर्द जो जेनेसरीज हुआ करते थे उनके पास गया, बोला भैया एक काम करो, मुझे ये गद्दी बिठा दो, तुम उसका क्या लोगे बताओ। अब ये रिश्वत लेने लगे, ठीक है। यहाँ पर रिश्वत लेने लगे उनसे राजा को हटाने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये हटे तो उसको जेनेसरीज भी राजा बनाने लगे, सी को उठा के राजा बना दिए। यहाँ पर जब महापरक्रम में जब सेना जो सेना नायक ही है वही विद्रोह कर रहे हैं, तो बहुत समस्या मतलब विपरीत हो चुकी थी वहां पर, ठीक है। आगे देखेंगे। अब उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, एक काल ऐसा आया था वहाँ सल्तनत औरतें संभालती थी। जैसे कोई सुल्तान का बच्चा है, छोटा है, सुल्तान है, ठीक है। अब वो राजपाट मतलब गद्दी पे तो वो बैठ रहा है, पर सारे निर्णय फैसले कौन कर रही है, उनकी माँ कर रही हैं, ठीक है। सल्तनत ऑफ वुमेन 1623 से लेके 1656 औरतें शासन संभाल रही हैं। अब मान लो औरतें, मैंने ये नहीं बोल रहा, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा कि औरतें नहीं कर सकती हैं, ठीक है, औरतें कर सकती, शासन संभाल सकती हैं। बट सवाल ये आता है कि उनको जब शासन का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है करना क्या है, किससे क्या डील करनी है, कौन सा राज्य, हमारी रियासतों की सीमाएं कहाँ तक है, ठीक है, हमारे पास सेनापति क्या है, उसके अंदर स्टेप्स क्या होते हैं निर्णय लेने के, उनको यही नहीं पता सल्तनत के अंदर, तो वो मतलब फैसला कैसे कर सकती हैं, ठीक है। तो वहां पर सारे निर्णय अंदर के और बाहर के सेनाओं के कौन, महिलाएं कर रही थी 1623 से 56 तक। इसको कहते हैं सल्तनत काल में औरतों का राज, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद एक ऐसा शासन आया कि वहां पर जो वजीर होते हैं, राजा के जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वजीर, ठीक है, वजीरों ने अपना काल करना शासन करना शुरू कर दिया। देखो ये सब स्थितियां क्यों आ रही हैं, ये ग्रैंड वजीर हम बात करते हैं, ये 1656 से लेकर 703 तक वजीरों का शासनकाल। ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं, ऐसी स्थितियां इसलिए आ रही हैं, या तो राजा अपनी गद्दी संभालने के लिए अपने भाइयों को मार देते थे, नहीं मारते थे गोल्डन केज में डाल देते, निकम्मा नाकारा करते थे। तो वो निकम्मा नाकारा कुछ पता ही नहीं है, तो उनकी माता का वो गद्दी भी बैठ भी जाता, उनकी माता आके राज संभाल लेती, ठीक है। माता बता रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, उनका एक्सपीरियंस नहीं था उस बिहाफ पर, ठीक है। तो ये इनका बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग चीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए हम बात करें, मैंने कल आपको बताया था एक लेक्चर के अंदर, इसी का फर्स्ट पार्ट जो आप देखेंगे उसमें देखेंगे 1517 एक ऐसा शासनकाल था ऑटोमन्स का। इन लोगों ने क्या काम करा, 1517 में इजिप्ट को जीत लिया, इजिप्ट मतलब मिस्र, ठीक है, मिस्र को जीत लिया। और ये लोग कहाँ पहुंच गए, सऊदी अरब। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, मक्का में भी इनका कब्जा हो गया और मदीने पे भी कब्जा हो गया, किनका, ऑटोमन्स का, ठीक है। तो मक्का मदीना पे इनका कब्जा हो गया, तो ऑटोमन्स को अब कहा गया कि यहाँ पर खलीफा, इनको एक उपाधि मिली खलीफा की, मतलब कैलिफ्स, कैलिफ्स कहा गया खलीफा। कब, 1517 के बाद ये सारी स्थितियां सामने आई। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये इनके दरबार में क्या होता था कि 1517 के बाद क्या हुआ, इजिप्ट और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब आ गया, इराक आ गया, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया, उस पर इन्होंने कब्जा करा। अब वहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं भाई, इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम है, मुस्लिम, इजिप्ट में मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, मक्का मदीना में मुस्लिम रहते हैं, इस्लामीकरण है, ठीक है यहाँ पर। बट अगर मैं बात करता हूँ जो बाल्कन है, बाल्कन राज्य जो मैंने कल आपको मैप पूरा दिखाया था, बाल्कन में यूरोप की कंट्री आती हैं, बॉस्निया आती है इसके अंदर, बुल्गारिया आती है, ठीक है, यहाँ पर हमारा सोफिया आती है, ये कंट्रियाँ कहाँ की है, ये वहाँ की यूरोप की कंट्रियाँ। अब बाल्कन देश जो क्रिश्चियन है, यूरोप के अंदर क्रिश्चियंस हैं, देखो क्रिश्चियन यूरोप में रहते हैं और यहाँ मक्का मदीना और यहाँ इजिप्ट के अंदर मुस्लिम रहते हैं। पर साम्राज्य मतलब बाल्कन में भी इनका था, किसका था, ऑटोमन्स का था, और मक्का मदीना में इजिप्ट में भी था। बट इन्होंने कभी भी किसी इंसान को फोर्स नहीं किया कि भैया तुम अपना धर्म बदल लो हमारे कहने से, किसी को धर्म इन्होंने फोर्स नहीं किया कभी कि धर्म परिवर्तन के लिए कि तुम इस्लामीकरण कर लो, इस्लाम मुस्लिम बन जाओ, ठीक है। वहां पर क्यों, सिर्फ जेनेसरीज को छोड़कर, मैंने जेनेसरीज की पूरी कहानी बता चुका हूँ आपको, और फिर बाद में लोग क्यों आते थे इस्लाम मतलब इस्लाम धर्म के अंदर वो भी बता चुका हूँ आपको उसके अंदर, इसके लिए पहली वीडियो देखिए आप लोग,
ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पर लिखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस नो मास, ठीक है, मतलब लोगों को अपना रिलीजन अपनाने का पूरा अधिकार था। अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक छोटा सा फर्क पड़ता था। अगर कोई मुस्लिम है, मुस्लिम को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। रिलीजियस टैक्स होता है जजिया कर। अगर मुस्लिम है तो जजिया कर नहीं देना पड़ता था। अगर क्रिश्चियन है तो मतलब नॉन मुस्लिम है कोई भी, तो उसको जजिया कर देना पड़ता था। तो बहुत से क्रिश्चियन इसलिए आके मुस्लिम बनते थे, इस्लामीकरण करते इस्लाम में आते थे, क्योंकि उनको जजिया कर से बचना, टैक्स से बचना था। ठीक है, यहाँ पर ये एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, इसलिए ऑटोमन साम्राज्य ने क्या ना लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो धर्म अपनाना आप वो अपना सकते हो, लोगों की चॉइस के ऊपर छोड़ दिया उनका धर्म। अब ऑटोमन में एक खास बात थी, इनके अंदर। जैसे मान लीजिए उस टाइम पानी के जहाज चलते थे, हवाई जहाज चलते नहीं थे। ठीक है, पानी के जहाज चलते थे। उन्होंने क्या नाम है उस टाइम क्या नाम है एक बहुत बड़ा समुद्र लुटेरा था, समुद्र में पानी के जहाज जाते हैं, जिसने ऑटोमन साम्राज्य की बहुत सारी मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में बहुत सी नाव लूटी हैं। ठीक है, उसका नाम है हैरादेन, देखिए नाम लिखा हुआ है हैरादेन बारबरोसा। हैरादेन बारबरोसा ये समुद्री लुटेरा है, पायरेट है, समुद्र के अंदर का है, पायरेट था। अब यहाँ पर वो इसको ऑटोमन को नुकसान पहुंचा रहा था बार बार। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा, ऑटोमन्स ने इसको बुलाया, भैया इधर आओ। ठीक है, इन्होंने बुलाने के बाद इसी बंदे को जो समुद्र का लुटेरा था, इनकी शिप्स लूट रहा था, शिप लूटता था किसके, ऑटोमन्स की, उसको अपनी ही नेवी के अंदर क्या बना दिया, एडमायरल बना दिया। अपनी ऑटोमन नेवी के अंदर क्या बना दिया, एडमायरल, बहुत ऊंचा पद दे दिया। मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि चोर के हाथ में चाबी दे देना तिजोरी की, ले बेटा संभाल, चोरी तो करेगा नहीं अब वो। ठीक है, तो मतलब जो आदमी आपके नेगेटिव चल रहा है उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ये बहुत खूबी जानते थे। इनकी बहुत अच्छा फीचर था, बहुत अच्छी खासियत थी, काबिलियत इन लोगों के अंदर। ठीक है, देखेंगे आगे। अब आती है बात भाई, यहाँ चेंजेस बहुत बड़े चेंज हुआ 18वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं सेंचुरी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे गए। क्या देखा गया, रशिया और टर्की, टर्की मतलब इस्तांबुल वाला इलाका, ऑटोमन्स वाला। ठीक है, इनमें युद्ध हो गया। रशिया अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और टर्की का ऑलरेडी साम्राज्य बढ़ा हुआ था, पर टर्की के राजा योग्य नहीं थे उस टाइम। ठीक है, यहाँ ये घर मतलब कहता है घर में घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत है, वहाँ ये सब चल रहा था। तो उसके अंदर टर्की वॉर हुआ। कब ये वाला रशियन और टर्किश वॉर, 1768 से 1774 के बीच चला। उसमें जो ऑटोमन्स थे मतलब टर्किश लोग बहुत बुरी तरह हारे रशियन से, और कुछ इलाका रशियन ने क्या काम किया, टर्की का छीन लिया। अब देखो साम्राज्य अब घट रहा है, अब इनका साम्राज्य क्या है, घटना स्टार्ट हो गया वहां से। ठीक है, इनका साम्राज्य टर्किश जीत गए, क्रीमिया वाला हिस्सा था। ठीक है, क्रीमिया पहले किसके पास था, आपको मैप पे दिखाऊंगा, एक जगह है, बहुत विवादित जगह है क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया आप लोगों ने सुना भी होगा, G8 का नाम। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप G8 के अंदर रशिया ने क्रीमिया पर अटैक कर दिया था, तो उसको G8 से निकाल दिया गया रशिया को, और आज G7 कंट्री होगी क्रीमिया की वजह से। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैप में, क्रीमिया क्या है, ब्लैक सी के पास में है। आगे देखेंगे, देखिए रशिया ने टर्की, दोनों में युद्ध हुआ, उसमें ऑटोमन मतलब टर्किश हार गए, ऑटोमन बहुत बुरी तरह हारे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब फिर एक और साम्राज्य आगे बढ़ता रहा सेंट्रल यूरोप का, उसका नाम था हैब्सबर्ग। बात समझना, आप लोगों ने शायद ही पहली बार नाम सुना हो हैब्सबर्ग। जिन लोगों ने अभी तक मेरी सीरीज के अंदर वर्ल्ड वॉर नहीं देखा, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 की और वर्ल्ड वॉर 2, दोनों मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उसमें एक कंट्री थी यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी। आज की बात करता हूँ, आज ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, हंगरी अलग कंट्री है। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो ऑस्ट्रिया हंगरी नाम का एक ही देश था, ये रियासत क्या थी, एक ही रियासत हुआ करती थी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, अगर मैं आज बात करता हूं, ऑस्ट्रिया की राजधानी तो वियना है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है आज। ठीक है, बट सवाल आता है, उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी नाम की कंट्री थी, उसकी जो राजधानी थी वो थी हैब्सबर्ग। ऑस्ट्रिया हंगरी की राजधानी क्या थी, हैब्सबर्ग। तो वहाँ हैब्सबर्ग ने ऑस्ट्रिया हंगरी, इन्होंने लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया, सेंट्रल यूरोप पे कब्जा करना स्टार्ट किया। और जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ऑटोमन्स बहुत आगे तक बढ़ गए थे, यूरोप के अंदर बाल्कन राज्य खा गए थे पूरा। उसके बाद ये वियना में इन्होंने मात दी, वियना में आगे नहीं बढ़ पाए, वियना से पीछे हटे। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, मतलब ऑस्ट्रिया में पहले ही रुक गए थे, ऑस्ट्रिया तक नहीं पहुंचे थे पूरी तरह। कौन, ये आपका ऑटोमन्स। ठीक है, तो हैब्सबर्ग क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी की राजधानी है। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, इनके मतलब जो बॉर्डर थे वो आगे बढ़ ही रहे थे, बॉर्डर इतना छोड़ गए थे बाप दादा परदादा। ठीक है, उतने ही थे, आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था कोई। ठीक है, बल्कि कम और हो रहे थे बॉर्डर्स लड़ाई झगड़ों से।
फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, सफाविद। सफाविद मैंने कल आपको क्या बताया था, ये पर्शिया है, ईरान, बात समझ ना, उस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं, डीप में बताया मैंने वहां पर। ईरान है, ईरान में एक राज था किसका, सफाविद का। सफाविद का राज का था ईरान में। सफाविद यहां से अटैक करते थे ऑटोमन पे, और यहां से अटैक मुगल पे, ठीक है। मतलब यहां पर इंडिया के अंदर यहां पर किससे कर रहा है, मुगल पे अटैक कर रहा है, मुगल्स पे, ठीक है। और यहां सफाविद, ये राजवंश था कौन सा, सफाविद था पर्शिया का, ईरान का, ठीक है, सफाविद। अब यहां से अटैक कर रहे हैं, ऑटोमन्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद इनका बहुत जोक नोकझोंक चली। तो उसके बाद यहाँ पर क्या नाम है, जब ये चला, यहाँ पर जब युद्ध हुए तो सफाविदों ने यहाँ से ऑटोमन से अपना जो इनकी डायनेस्टी थी, इराक वाला हिस्सा था वो भी छीन लिया। इराक वाला हिस्सा जो पहले इसके पास था, ऑटोमन्स के पास था, इराक बगदाद, वो पुनः सफाविद ने छीन लिया। मतलब वो हिस्सा किसमें मिल गया, पर्शिया में मिल गया अब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब एक कंडीशन और आई कि भाई जो वेस्ट के वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेड पावर बढ़ गया। जैसे मान लो यूरोप है, एग्जाम्पल देते हैं, यूरोप है, यूरोप का वेस्ट ये हो गया, और यूरोप के वेस्ट में क्या आता है भाई, पुर्तगाल, वास्को डी गामा, मसाला का व्यापार स्टार्ट हो चुका था। स्पेन आता है, ठीक है, इधर फ्रांस आता है, इंडिया आ चुके थे फ्रांसीसी, जर्मनी आता है, इंग्लैंड आता है, सब वेस्ट में आता है, नेदरलैंड आता है, डेनमार्क आता है, सब वेस्ट में आते हैं। अब बात समझना, उन लोगों का ट्रेड ट्रेड स्टार्ट हो चुका था दूसरे रास्ता अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से से, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां से इनका व्यापार स्टार्ट हो चुका था। तो ऑटोमन वहां कमजोर पड़ना स्टार्ट हो गए थे। पहले ऑटोमन साम्राज्य में पैसा बहुत था, पावर थी, बट अब क्या है, अब पैसा इनके पास भी है, तो अलग अलग कॉलोनीज बन गई थी, इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, स्पेन की, पुर्तगाल की, नेदरलैंड की, बेल्जियम की, लग्जमबर्ग की, बहुत सारी और भी कॉलोनीज थी। उन लोगों ने मतलब कॉलोनी बनाई तो आगे लोग बढ़े, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ बात करें जनरल एपैथी टुवर्ड रिफॉर्म्स टिल 18th सेंचुरी, मतलब यहाँ पर अब इनको एक फील हुआ ऑटोमन्स को कि भैया हमारा साम्राज्य आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो हमें उसमें बदलाव करना चाहिए, थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे तो शायद कुछ हो बेटर, ठीक है। अब देखते हैं क्या बदलाव होता है। अब देखिए, यहाँ देखेंगे पहले हमारे पास ऑटोमन, देखो एक बहुत ताज्जुब की बात है, ठीक है, बहुत ही रोमांचक बात क्या होती है, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो रहा है अब, ठीक है, डिक्लाइन भी हो रहा है, और ऑटोमन साम्राज्य मॉडर्न भी बन रहा है। क्या बन रहा है, मॉडर्नाइज, मतलब पतन होते समय मॉडर्नाइज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब किसी आंटी की मतलब आखिरी सांस ले रही हूँ, ठीक है, आखिरी सांस ले रही हूँ, कोई आंटी मालूम है डेथ हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर, और उसके बाद उसी हफ्ते में ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करा रही हैं, ठीक है, या डेथ वाले दिन ही ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करा रही हैं अपना, क्योंकि मैं सच दस के मरूंगी तो मतलब ये वो वाली बात हो गई। तो वही कंडीशन आ गई कि डिक्लाइन, जब ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पर पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन के समय लोगों ने अपने को मॉडर्नाइज करना शुरू करा, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना स्टार्ट करा। कब, 1828 से 1908 के बीच में। अब देखो उन्होंने करा क्या, इसकी शुरुआत की थी मॉडर्न बनाने की, इसको आपके इस्तांबुल को, कॉन्स्टेंटिनोपल को या ऑटोमन साम्राज्य को मॉडर्न बनाने की शुरुआत की सलेम III ने, ठीक है, सलेम III ने कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो पाए थे। 1789 से लेके 1807 तक शासन चला था इनका, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या नाम, इसका पतन का कारण क्या था भाई, मैंने बताया बाल्कन राज्य किसके पास था, आपके ऑटोमन्स के पास था बाल्कन राज्य। जब बाल्कन राज्य ऑटोमन्स के पास था, और बाल्कन राज्य के अंदर ग्रीस आता है, ठीक है, बुल्गारिया आता है, रोमानिया आता है, ये बाल्कन राज्य में थे। अब हुआ क्या कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना जाग गई अचानक से, राइज ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना जाग गई। ग्रीस लोग कहते हैं भाई हम तो ग्रीक हैं, हम आपका तुर्किश थोड़ी है भाई, तुर्किश हम उनकी बात क्यों माने, ठीक है, जो तुर्किश जो ऑटोमन साम्राज्य वाले वो टर्की से थे, ठीक है, टर्किश थे, हम टर्किश की बात क्यों माने, हमारी एथनिसिटी अलग है, हम लोग अलग दिखते हैं, अलग रहन सहन है अलग, हम तो अलग महाद्वीप में अलग देश है हमारा तो, ठीक है, उनकी बात क्यों माने। तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या नाम 1821 में ग्रीस ने अपने आप को आज़ाद करा लिया, किससे, इससे करा लिया ऑटोमन साम्राज्य से। जबकि इसका जो 1807 से लेके 1821 तक ऑटोमन से लगातार युद्ध चले थे इनके, और 1821 में ग्रीस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ये आज़ाद हो गया, ऑटोमन के राज्य से निकल आया, अलग देश बन गया, इंडिपेंडेंट। ऐसी बुल्गारिया 1877 में अलग देश बन गया, रोमानिया 1877 में ये भी अलग देश बन गया। ऐसे ऑटोमन साम्राज्य के राज्यवंश अब खत्म होता रहा धीरे धीरे करके, ठीक है।
जो जेनेसरीज क्या था, मैंने बताया था जेनेसरीज के बारे में। जेनेसरीज पहले राजाओं को सैनिक हुआ करते थे, मतलब बॉडीगार्ड थे। बाद में उन्हीं के भाइयों से पैसे ले लेके उनकी कत्ल करते थे, गद्दियों से हटाते थे। तो जेनेसरीज को जो 400-500 साल से चले आ रहे थे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, बहुत हाई लेवल की ऑफिशियल पोस्ट थी, आईएएस ऑफिसर लेवल की पोस्ट तक जा सकते थे जेनेसरीज। उनको अब एंड में लास्ट टाइम आके महमद टू ने जेनेसरीज को 1826 में बैंड कर दिया, डिसबैंडेड कर दिया। बोला कि जेनेसरीज नाम की कोई चीज रहेगी नहीं है हमारे पास कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर, या ऑटोमन साम्राज्य में जेनेसरीज नहीं रहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है जेनेसरीज का पतन कब हुआ, जेनेसरीज को कब समाप्त किया गया ऑटोमन साम्राज्य से, 1826 के अंदर, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया, महमद टू के द्वारा। ये राजा था ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य में अब तक वो अपने प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था, करप्शन नहीं था, ठीक है। लोग क्या नाम है वहां पर सोचते थे कि यहाँ पर अगर आपको देखना है न्याय, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया एक राजा थे उनके न्याय प्रिय, ठीक है। वहां पर वो सबके साथ न्याय करते थे, अगर उनको न्याय प्रिय थे, उन्होंने बड़े बड़े कोर्ट्स खोले थे। किसी को मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो वो सब चीजें खत्म होती आ रही थी और खत्म होती दिखी ऑटोमन साम्राज्य से। महा करप्शन इतना बढ़ गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया ऑटोमन साम्राज्य में। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। अभी आपने बहुत ज्यादा ये वाला वर्ड सुना होगा नेपोटिज्म। अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी, आप उसमें सुसाइड केस था, ठीक है, उस केस में बार बार आता है नेपोटिज्म टीवी में। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, मतलब मूवी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करण जौहर का नाम आया था, सलमान खान का नाम आया था उसमें। मतलब जो लोग कहते हैं ना स्टार्स के बच्चे हैं, फिल्म स्टार के बच्चे हैं, उनको चांस मिल रहा है, मतलब पार्शियलिटी हो रही है, तो उसी को नेपोटिज्म कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर राजगद्दी पे नेपोटिज्म होने लगा, भाई भतीजावाद। अगर मैं हूँ तो मेरे बेटे राजा बने, मेरा भाई ना बने राजा, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन आ गई, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर सीधी बात है, लोगों के अंदर वो था कि जस्टिस सिस्टम, हमें जस्टिस न्याय चाहिए, न्याय के अंदर और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पर मतलब लोगों को जब न्याय चाहिए, उनके दिमाग से, मतलब जो वहाँ की जनता थी वो लोग सोच चुके थे, दिमाग में बैठ चुका था कि अब हमें ऑटोमन साम्राज्य के राजा नहीं चाहिए, जो एक सिस्टम ऐसा बने, जुडिशियल सिस्टम बने, ब्यूरोक्रेट्स बने जो हमें हमारे हमारी समस्या का समाधान करें, ठीक है यहाँ पर। अब इन लोगों देखो तंजीमत पीरियड का मतलब क्या होता है। ये तंजीमत पीरियड 1839 से लेकर 1876 तक है। इसका मतलब क्या होता है, तंजीमत का बदलाव करना, चेंज करना। उर्दू का अरबी वर्ड है, अरेबिक वर्ड है ये। तंजीमत मतलब बदलाव करना, अपने अंदर चेंज करना। अब ऑटोमन खत्म हो रहे थे, ऑटोमन ने बदलाव क्या करा, पहले तो क्या था, एक सिक्के आते, कॉइन्स आते थे, कॉइन्स सिक्के। और उस सिक्के पे जो राजा था, राजा की पिक्चर बनी, डिपिक्ट करी हुई है, उनके राज्य सिंहासन की पिक्चर बनी हुई है। ये सिक्के पूरे प्रशासन में, यानी कि शासन में चला करते थे, ठीक है। अब सवाल आता है कि इन लोगों ने सिक्कों को खत्म करके बैंक पेपर नोट, जो बैंक के जो पेपर के नोट होते हैं, जो आज हम नोट देखते हैं, वो नोट चलाया ऑटोमन्स ने। मतलब साम्राज्य खत्म होने के कगार पे वो 1840 के अंदर क्या कर रहा है, नोट चला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस खोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने फाइनेंशियल सिस्टम को और सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स को, ये फ्रांस जैसा, फ्रेंच बहुत आगे स्पीड से बढ़ रहा, फ्रांसीसी की तरह, फ्रांसीसी के मॉडल पर 1840 में इसको बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। मतलब अपना पैसे को कैसे रखें, पैसे को यूटिलाइज कैसे करें, क्योंकि फ्रांस एक उदाहरण था सबके लिए। क्यों था उदाहरण, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, 1789 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उसके बाद फ्रांस बहुत स्पीड से ऊपर उभर कर आया और पैसे को किस तरह यूटिलाइज किया, कैसे दुनिया में ताकत, औपनिवेशिक ताकत बना, ठीक है, कॉलोनाइजर बना फ्रांस। वो एक देखने दिखाने लायक चीज़ थी। उसको जो प्रोसीजर उसने फॉलो करा फाइनेंस के अंदर, मतलब वित्त के अंदर और सिविल और क्रिमिनल कोड के अंदर, वही सेम फ्रांस को देखते देखते ऑटोमन्स ने ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑटोमन्स ने क्या काम किया, हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, बात करते हैं आज पार्लियामेंट, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, पार्लियामेंट क्या होता है, एक मजलिस बनाई। क्या बनाया, मजलिस ए मारिफ ए उमैमिया, ठीक है। ये मजलिस थी 1848 में, एक पार्लियामेंट की तरह बनाई। पार्लियामेंट का एक प्रकार, मतलब लोगों को गैदर का, इकट्ठा करा, ठीक है। कोई मैटर आया अगर हमारे प्रशासन में, तो हमने सुना कि भैया बताओ इस मैटर में क्या किया जाए, ठीक है। यहाँ पर तो हमने बताया भैया इस मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते, इस मैटर में सबका मशवरा लो, सलाह लो, और जो सही लगे उसको डिसाइड कर लो, ठीक है। इस तरह से उन्होंने 1841 में बनाया। बाद में उसी मजलिस ने ऑटोमन एक पार्लियामेंट, ऑटोमन की पहली पार्लियामेंट के रूप में काम किया 1876 में, ठीक है। ये पार्लियामेंट ज़्यादा नहीं चल पाई, 1876 से लेके 1878 तक ये पार्लियामेंट चली, 2 साल, ठीक है। 2 साल बाद इस पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया। बाद में ये पार्लियामेंट दोबारा खुली थी 1908 के अंदर, ठीक है। वो आगे बात करेंगे, पहले पार्लियामेंट नहीं थी।
उसके बाद उन लोगों ने मतलब यहाँ पर आपका इस्तांबुल के अंदर, इस्तांबुल कहते हैं हम, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर सबसे पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाई 1848 में। मतलब साम्राज्य खत्म हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंट बना रहे हैं, कोड चेंज कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बनाना है, बैंक के नोट छाप रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर रहे थे ये लोग। अब एक और रीजन था, अब देखो ये लोग खर्चा तो होगा इन सब चीजों में, जब खर्चा होगा तो ऑटोमन साम्राज्य ने उसके लिए क्या किया, सबसे पहली बार फॉरेन से लोन लिया, मतलब फॉरेन कंट्रियों से, विदेशों से लोन लिया, ठीक है। अब ऑटोमन ने लोन लिया कब, 1854 में। और फॉरेन कंट्री कौन थी, ठीक है भाई, यूके था, इंग्लैंड, क्योंकि उस टाइम 1854 तक इंग्लैंड भारत में अच्छी तरह पैर जमा चुका था, क्योंकि इंग्लैंड में, मतलब सॉरी इंडिया के अंदर हमारे पास एक थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी 1848 से लेके 1856 तक रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक है। 1856 से लेके 1862 तक यहाँ लॉर्ड कैनिंग रहे थे, ठीक। तो मतलब बात समझना, यहाँ अंग्रेज बहुत अच्छी तरह पैर पसार चुके थे, तो पैसा था इनके पास, ठीक है। उसके अलावा फ्रांस से लोन लिया इन लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा जर्मनी से लोन लिया इन लोगों ने, ठीक है। और भी कंट्रियाँ थी यूरोप की जिनसे इन्होंने, जो बड़ी कंट्रियाँ थी, मतलब ऑटोमन्स ने सारा काम करने के लिए, बैंक के नोट चलाने के लिए, पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए इन्होंने लोन लिया, ठीक है। अब भाई सीधी बात है, लोन नहीं चुका पाओगे तो सामने वाला कब्जा करेगा आपकी जगह पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर 1854 तक इन्होंने लोन ले लिया। अब उसके अंदर एक चीज़ और हुई ऑटोमन के साथ, कि एक क्रीमिया वॉर छिड़ गया। क्रीमिया वॉर हुआ था कब, 1853 से लेके 56 तक वो चला था क्रीमिया वॉर। अब क्रीमिया वॉर पे जीत हुई, ऑटोमन्स की जीत हुई। क्यों जीत हुई, ऑटोमन साम्राज्य का साथ उस क्रीमिया वॉर में किसने दिया था, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने। और मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर क्रीमिया, देखिए ये दिख रहा है ब्लैक सी, काला सागर, और काला सागर बिल्कुल लगता हुआ ये पोर्शन दिख रहा है आपको, रेड पोर्शन में ये वाला पूरा, ये वाला हिस्सा, ये क्रीमिया है। कौन सी जगह ये, क्रीमिया। अब देखिए क्रीमिया से जो बाउंड्री लग रही है, ये वाली ये बाउंड्री दिख रही है, रशिया की है। ये पूरा क्या है, ये रूस जा रहा है पूरा, ठीक है। ये पूरी बाउंड्री किसकी है, रशिया की, ये पूरी रूस है। उसको यूएसएसआर बोलते थे बाद में। अब बात समझेंगे, तो क्रीमिया वॉर मतलब क्रीमिया पे, यहाँ इस आइलैंड पे, इस टापू पे लड़ाई हुई, ठीक है। किस किस के बीच हुई भाई, रशिया तो एक तरफ था ही यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, देखिए ऑटोमन्स साथ में थे, ठीक है। उसके साथ फ्रांस ने साथ दिया और इंग्लैंड ने साथ दिया। और युद्ध किसके खिलाफ हुआ था यहाँ पर क्रीमिया के अंदर, यहाँ हुआ था रूस के खिलाफ, ठीक है, रशिया के खिलाफ। अब ऐसा नहीं है कि रशिया क्या नाम है, मतलब यहाँ पर समझना, अब रूस से लड़ाई हुई थी, ठीक है, रशिया से। अब सवाल आता है कि भाई ऐसा नहीं है कि फ्रांस और इंग्लैंड से दोस्त थे, बहुत बहुत कर रहे यार थे, बहुत अच्छे दोस्त थे ऑटोमन्स के, चलो भैया हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं थे। यहाँ क्या था, जो साम्राज्य ऑटोमन का फैला हुआ था, ऑटोमन चाहता था मेरा साम्राज्य आगे बढ़े, और रशिया चाहता था ऑटोमन के साम्राज्य पे कब्जा करना या अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। पर इंग्लैंड कभी नहीं चाहता था कि यहाँ पर क्या नाम है इसका, ऑटोमन्स का साम्राज्य मतलब जो है वो तो कमजोर पड़ चुका है, और रशिया का साम्राज्य को बढ़ा देना चाहता था, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड में और रशिया में होड़ लगी थी, कंपटीशन छिड़ा हुआ था वहां पर कि आगे कौन ज्यादा बढ़ेगा। अगर रशिया ऑटोमन की जगह पे कब्जा करता, ठीक है, तो उसके बाद रशिया पावरफुल हो जाता, ठीक है। इसी वजह से इंग्लैंड ने क्या काम किया कि ऑटोमन का साथ दिया फ्रांस को लेकर रशिया को हराने के लिए, क्रीमिया वॉर में हरा दिया। किसको, रशियंस को हरा दिया, ऑटोमन्स ने हरा दिया। 1853 से 56 क्रीमिया दिखा दिया मैंने आपको कहाँ है, ठीक है। फिर रशिया और टर्की, मतलब टर्किश वॉर, वही वाली कंडीशन आ गई कि भाई टर्की क्या है आपका, कॉन्स्टेंटिनोपल पूरा, ठीक है। वो वॉर हुआ 1877-78 के अंदर हुआ था, ठीक है। वहां पर उसके अंदर क्या हुआ, रशिया की बहुत उम्दा जीत हुई, बहुत बड़ी जीत हुई रशिया की 1877-78 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर और आपको सब पता होगा, मैंने भी आपको बताया है, जब रशिया की जीत हुई तो कुछ राज्य आज़ाद हुए यहाँ से, जैसे हम उसको आज़ादी के राज्य देखते हैं, देखिए 1877 बुल्गारिया आज़ाद हो गया, इसी युद्ध में हुआ था। रोमानिया आज़ाद हो गया 1877 में। अब देखिए यहाँ पर 1877 में जब युद्ध हुआ तो उसमें ये दो कंट्रियां आज़ाद करा दी इसके अंदर, तो मतलब यहाँ पर टर्की का अंपायर, थोड़ा सा एम्पायर इसका कम होता जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पावर में एक कमी आ गई थी, वैक्यूम आ गया था, एक कमी आ गई थी इनकी पावर्स में कि अब क्या करें आगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था ऑटोमन साम्राज्य कितना फैला हुआ था।
देखो और पहले वाले में मतलब ये तीन तीन महाद्वीपों में था, तीन कॉन्टिनेंट में था ऑटोमन साम्राज्य। पर आप यहाँ अब आके देखिए कि ऑटोमन एम्पायर कितना सिमट चुका है। जो ये कलर दिख रहा है डार्क ब्लू कलर का ये वाला, ठीक है, ये ब्लू कलर है, सिर्फ ब्लू कलर जो दिख रहा है वही ऑटोमन साम्राज्य है। भैया मैंने आपको क्या बताया, ऑस्ट्रियन एम्पायर बताया था, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर ये अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर सर्बिया इसी के कंट्रोल में अभी भी था, सर्बिया वाला इलाका, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ग्रीस, मैं बताता हूँ ग्रीस आज़ाद हो गया, ये आज़ाद हो गए, ठीक है। तो मतलब कंट्रियां इसमें आज़ाद होती जा रही थी इनसे, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। और रशिया देखो ऑटोमन साम्राज्य सिकुड़ रहा था अपने एरिया में, पर रशियन एम्पायर आप देख रहे हैं कलर, रशियन एम्पायर कितना विस्तार हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इसकी रियासतें जीत ली थी। पहले क्या था, क्रीमिया ये जगह, क्रीमिया भी बताया था, क्रीमिया, ठीक है। क्रीमिया पहले किसके पास था, पहले ऑटोमन्स के पास था, अब क्रीमिया पे कब्जा किसका था, रशियन का था। यहाँ पे रशिया वाला कलर में दिख रहा है क्रीमिया, ठीक। अब देखिए इसी दौरान क्या हुआ कि वहां पर ऑटोमन साम्राज्य में एक और सुल्तान आए थे ऑटोमन्स के अंदर, काम था अब्दुल मजीद, ठीक है। सुल्तान अब्दुल मजीद थी, उन्होंने सोचा मैं एक महल बनाते हैं भाई, इसके कंगाली के कहते हैं कंगाली में आटा गीला वो वाली कंडीशन, ठीक है। उन्होंने सोचा हम एक महल बनाते हैं, ठीक है। उस महल का नाम हम रखेंगे डोलमा बाचे, ठीक है, डोलमा बाचे पैलेस। डोलमा बाचे पैलेस जो महल बना था 1843 से लेके 56 तक, आलीशान महल बनाया, ठीक है। अब इतना ज्यादा मॉडर्न ये महल बना दिया, देखिए महल देख सकते हैं, ये रहा ये पैलेस, ठीक है। इसको बनाया, इसके अंदर का इंटीरियर आप खुद देखिए। इस महल के अंदर आप अगर चले जाओगे कभी घूमने के लिए, इस्तांबुल गए अगर कभी, तो वहां देखोगे ये डोलमाबाचे महल, अगर जाओगे पैलेस जाओगे आप अंदर, तो आप देखना कि यहाँ पर आपको फील नहीं होगा कि आप क्या ना मिडिल ईस्ट के अंदर हो, आपको फील नहीं होगा टर्की के अंदर है हम, आपको लगेगा मैं यूरोप के अंदर हूँ, ठीक है। यूरोप में कोई कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, मतलब यहाँ कहते हैं ना एक इस्लामिक स्ट्रक्चर चीज बनती है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट थी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न फ्रांस, बिल्कुल मॉडर्नाइज महल बनाया गया, कहते ना उस जमाने के हिसाब से पूरा महल, ठीक है। जबकि इनके पास तोपकापी महल था ऑलरेडी, पर वो 400-500 साल हो चुके थे उस महल को, जो पहली वीडियो में बताया था तोपकापी महल वो था, पर 400-500 साल हो चुके थे उस महल को। पर कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर इन्होंने दूसरा महल बनाया, आज के हिसाब को देख के जो जाओगे आप, आपको लगेगा, आपको फीलिंग अंदर से ये वाली आएगी कि मैं इस टाइम इंग्लैंड के अंदर, ये फ्रांस, जर्मनी, पेरिस कहीं बैठा हुआ हूँ इस महल के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छी इंटीरियर, मॉडल को मॉडर्नाइज तरीके से बनाया, और कर्जे में डूब गए महल बनाकर। भाई महल फ्री में थोड़ी बनता है, पैसा लगता है, कर्जा, उसके पैसा चाहिए, पैसा था नहीं इनके पास, कहाँ से आया, कर्जा लिया। कर्जा किससे लिया, यूरोप से लिया और कंट्री से। अब यहाँ आती है कंडीशन, अब ये सब करने के बाद इसको बोला गया, मतलब जो आपका ऑटोमन साम्राज्य को अब बोला गया यूरोप का सिकमैन। ऑटोमन साम्राज्य को क्या बोला गया, क्या एक और नाम मिल गया इसको, द सिकमैन ऑफ यूरोप, ठीक है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी। और ऑटोमन साम्राज्य को बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी को क्या कहते हैं हम, कंगाल, मतलब ठीक है, दिवालिया घोषित होना। तो मतलब ऑटोमन साम्राज्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया 1876 में, ठीक है। 1876 में ऑटोमन साम्राज्य को दिवालिया क्यों घोषित कर दिया गया, क्योंकि पैसे नहीं देने के लिए इन लोगों के पास, चुकाने के लिए इनका पैसे लेता। तो उसके बाद 1881 में एक संस्था खुली ओपीडीए, ठीक है, मतलब ऑटोमन पब्लिक डेट, देखिए लिखा हुआ ऑटोमन पब्लिक डेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक का जो पैसा है वो चुकाना है, एक संस्था खुली। उस संस्था के अंदर क्या था कि ऑटोमन साम्राज्य में जिसका पैसा लगा हुआ था, लाइक इंग्लैंड का, फ्रांस का, उन सब लोगों ने आके कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य को या तो पैसा दो या अपना राज्य लो। अब नाम के सुल्तान ये रह गए, अब कब्जा कौन कर रहा है, फ्रांस वाले कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले कर रहे हैं, जर्मनी वाले कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रियों से बोल दिया बार बारी से, भैया एक शेयर की तरह आपके जितना पैसा आओ, शेयर बिक रहा है इसका ऑटोमन साम्राज्य के, जो इलाका चाहिए वो ले जाओ, पैसा दो इलाका ले जाओ। तो ये लोगों ने बोल दिया, तो मतलब बहुत बुरी हालत। तो वहाँ के सुल्तान सिर्फ शक्ल देख रहे थे कि हमारे साम्राज्य के साथ हो क्या रहा है। इतने पुरानी धरोहर 500-600 साल हो चुके थे इस साम्राज्य को, उन 600 साल के अंदर इसकी बहुत बुरी मिट्टी खराब हो गई इस साम्राज्य की। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब पहले वीडियो में आप देखिए कि ऑटोमन साम्राज्य कितना बड़ा था, और अब देखिए मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1882, 1882 के 1876 में ये बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है, घोषित हो गया था। 1882 की बात कर रहा हूँ, ये 1882 का मैप है, उसमें ऑटोमन साम्राज्य में क्या रह गया था, ये वाला मक्का मदीना वाला ये इलाका कुछ थोड़ा सा यहाँ पर, उसके बाद ये वाला इलाका थोड़ा सा, ठीक है, ये एरिया कुवैत वाला, कुवैत साइड थोड़ा सा एरिया ये वाला, और बगदाद वाला थोड़ा एरिया रह गया था। और ये पूरा टर्किश एम्पायर, टर्की, ये पूरा टर्की, ये पूरा, और सीरिया वाला इलाका पूरा,
ठीक है। यहाँ पर और ये वाला इलाका थोड़ा सा पार्ट है कि ये वाला वाइट दिख रहा है, ये ग्रीस से ही तो आज़ाद हो चुका था, और थोड़ा सा बाकी क्रोशिया, बॉस्निया, हर्जोविया, ये वाला एरिया थोड़ा सा था, ठीक है। तो मतलब ये जो कलर दिख रहा है, कलर देख रहे हो, और थोड़ा बहुत ये वाला इलाका दिख रहा है, ये लिबिया है, ये कंट्री दिख रही है लिबिया, थोड़ा सा कब्जा लिबिया के अंदर हो गया था यहाँ पर, क्योंकि इजिप्ट से आज़ाद हो गया था। इजिप्ट में कोई कब्जा नहीं था, मैंने बताया था। आगे इजिप्ट को आज़ाद कराएंगे, देखेंगे आगे के टॉपिक इसका। अब मतलब डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर का अंत कैसे हुआ, ठीक है, बात समझिए। वहाँ के कुछ लोग यंग टर्क्स थे, अंत की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। वहाँ पर कुछ जो नौजवान थे, वहाँ पर लड़के या वहाँ के नेवी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर थे, उन लोगों ने सोचा अब हमें सुल्तान की बेड़ियों से आज़ाद होना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अब हमें ऑटोमन साम्राज्य नहीं चाहिए यहाँ पर। हमें अब क्या चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारा सरकार, हमारा शासन चले, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, संवैधानिक सरकार हो, जो हमारा संविधान बने और संविधान के हिसाब से सरकार चले, ठीक है। एक मतलब एक राजा या पीएम और सीएम और प्रेसिडेंट और गवर्नर्स होते हैं, वो सारी पोस्ट चाहिए। हमें किंग और क्वीन नहीं चाहिए, मोनार्की नहीं चाहिए, मोनार्की से वो लोग थक चुके थे, ऑटोमन एम्पायर एब्सोल्यूट मोनार्की से वो लोग रिप्लेस करना चाहते थे इसको, ठीक है, इससे रिप्लेस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये कब उन्होंने विद्रोह कर डाला, जो वहाँ के आम नागरिकों ने रिवॉल्ट कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया, कब 1908 के अंदर रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। रिवॉल्ट करने के बाद जब वहाँ पर रिवॉल्ट हो गया ऑटोमन साम्राज्य के अंदर, तो वहाँ पर जब 1876 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैंने बताया था आपका क्या पार्लियामेंट बना था 1876 में जो पार्लियामेंट बना था, देखिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा ऑटोमन पार्लियामेंट दिख रहा है 1876, और 2 साल तक चला था पार्लियामेंट। फिर 1908 में ऑटोमन पार्लियामेंट दोबारा बनाई गई। यहाँ पर वही सवाल यहाँ हमारे सामने आता है घूम फिर कर, कि ये बोलता है कि ऑटोमन जो पार्लियामेंट थी हमारे पास 1876 में जो खत्म कर दी गई है ऑटोमन पार्लियामेंट, लिखा है अंडर ऑटोमन पार्लियामेंट, अब उस ऑटोमन पार्लियामेंट को दोबारा लेकर आओ, ठीक है। इन्होंने विद्रोह कर दिया, तो 1908 में ऑटोमन पार्लियामेंट को दोबारा लेके आए, जो 1878 में खत्म कर दी गई थी। 76 से लेकर 78 2 साल चली थी ऑटोमन पार्लियामेंट यहाँ पर। देखिए उसके दौरान क्या हुआ, एक और चीज हो गई यहाँ पर, ब्लॉट्स ऑफ जीनोसाइड। बस हाँ, जीनोसाइड क्या होता है, एक ही धर्म, एक ही समुदाय के लोगों की हत्या कर रहा है। जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 में देखा था कि जर्मनी में ज्यूज को मारा, ज्यूज यहूदियों को मारा जा रहा था बहुमात्रा में, ठीक है। बहुत सारे यहूदी करोड़ों की तादाद में, मतलब यहाँ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख यहूदी मार दिए थे ज्यूज जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आर्मेनिया नाम की कंट्री है, ये आज एशिया में आता है आर्मेनिया। आर्मेनिया में, ग्रीक में, असायरन में यहाँ पर जीनोसाइड हुआ। ये सब क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, और इनका ऐसा कहना था कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो निवासी थे, उन लोगों ने, यंग टर्क्स थे, ठीक है, उन लोगों ने हत्या करी है, और उन लोगों ने हत्या का आंकड़ा बताया 1.5 मिलियन, मतलब तकरीबन 15 लाख क्रिश्चियंस को मार दिया गया यहाँ पर, ऐसा बोला गया। जब मार दिया गया, विद्रोह हुआ, तो विद्रोह हुआ, ये कब मारा गया, 1912 से लेकर 1922 के बीच में जीनोसाइड हुआ था। जब वहाँ मारा गया उसके अंदर, तो वहाँ कंडीशन आई कि भाई आर्मेनिया, ग्रीक तो अलग हो चुका था, ठीक है, आर्मेनिया कंट्री ये भी अलग बनेगा। तो बाद में इन कंट्रियों को भी अलग किया गया, किससे, टर्की से, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं। बाद में अब वर्ल्ड वॉर 1 की बात आती है, प्रथम विश्व युद्ध की बात। वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर थी और सेंट्रल पावर थी, ठीक है। सेंट्रल पावर के अंदर जर्मनी लड़ रहा था, ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर लड़ रहा था ना। अब क्या, अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखा तो देख लेना, देखो उसका रोल है वहां पर, मतलब इसका क्या रोल प्ले करता है ऑटोमन साम्राज्य उसके अंदर। तो मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया के साथ मिलके ऑटोमन साम्राज्य लड़ा किसमें, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ठीक है। शुरुआत के 2 साल की वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था 1914 से लेके 1918 चला था, मैं आपको बता चुका हूँ। और वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी सीरीज, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों आपका मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। शुरू के 2 साल तक अच्छा चला, 1914 से 1916 तक बहुत बढ़िया चला। और 1916 के अंदर वहाँ मैंने आपको जगह दिखाई भी है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, गैलीपोली, ठीक है, गैलीपोली के बारे में बताया मैंने उसके अंदर, वो वीडियो देखना आप, ठीक है। उन्होंने गैलीपोली के युद्ध में 2 साल में बहुत ज़्यादा विजय हासिल करी, और यहाँ मतलब जो सामने वाली टीम थी, जो कहते हैं आपका एलिट पावर्स थी, ठीक है, एलिट पावर्स को उन्होंने पीछे धकेल दिया। किसने, ऑटोमन्स ने। बहुत बहादुरी से लड़े इसके अंदर, और बहुत बड़ी विक्ट्री हुई ऑटोमन्स की शुरुआती 2 साल के अंदर। बट सवाल आता है, जब 1916 आया, 1916 आए, ठीक है, और 1916 में अगर मैं जर्मन की बात करता हूँ, भाई जर्मन के विरोधी उस टाइम कौन थे, यूके,
फ्रांस, ठीक है, यूएसए, ये कौन थे, जर्मनी की विरुद्ध अलग टीम में थे ना ये लोग, ठीक है। अब बात समझना, इन लोगों ने क्या काम किया, ये लोग गए सऊदी अरब, अरब के पास गए, अरब के पास गए, अरब लोगों को पैसा दिया और हथियार दिए, बोला कि तुम लोग, अरब आज कब्जे में किसके हैं। मैंने बताया आपको, एक मैप दिखाया था मैंने अरब वाला, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये रहा, ये वाला इलाका सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये वाला हिस्सा है, यहाँ पड़ेगा मक्का और यहाँ मदीना, ठीक है, मक्का मदीना यहाँ पर है। ये जो इलाका, ये शेडेड एरिया दिख रहा है, यहाँ मेरा मार्कर चल रहा है यहाँ पर, इस इलाके में अरब का किसका मतलब ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था यहाँ पर। जब यहाँ पर उन लोगों का कब्जा था तो यहाँ पर इन लोगों ने, मतलब इंग्लैंड वालों ने, फ्रांस वालों ने क्या बोला, भैया एक काम करो, पैसा हमसे लो, पैसा हम दे रहे हैं आपको, आप विद्रोह करो इनके खिलाफ, आप लोग इनसे आज़ाद हो जाओगे, और अगर आप लोग युद्ध जीत गए, ठीक है, तो हम आपको आज़ादी हम दिला देंगे, ठीक है, गारंटी हमारी है। पर ऐसा हुआ नहीं, इंग्लैंड ने बाद में अपना कब्जा जमा दिया था इस जगह, ठीक है, इनसे मतलब धोखा कराया इंग्लैंड ने, शुरू से इंग्लैंड धोखा करता है सबके साथ। देखिए वही अरब ने 1916 में रिवॉल्ट कर दिया, किसके, इंग्लैंड के कहने पर, ठीक है। अब वहां पर ऑटोमन की जो कहते हैं ना टाइड अगेंस्ट द ऑटोमन, मतलब ऑटोमन साम्राज्य अब आ गया प्रेशर के अंदर बुरी तरह से, क्योंकि अब बचा ही कुछ नहीं था भाई। वहां पर मिडिल ईस्ट से करा, वर्ल्ड वॉर का टाइम वैसे ही चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। वहां पर इसने अटैक कर, अरब ने इधर, इंग्लैंड ने अटैक कर दिया, इधर फ्रांस ने अटैक कर दिया, तो सऊदी अरब से ऑटोमन साम्राज्य मिडिल ईस्ट से जो था पूरा समाप्त हो चुका था। मिडिल ईस्ट से ऑटोमन साम्राज्य का शासनकाल समाप्त हो गया पूरी तरह से। वहां पर ऑटोमन साम्राज्य ये भी हार गया वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, उसके बाद मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर 1 हमारे पास कब से कब तक चला था, 1914 से लेके 1918 चला था। 1918 के बाद यहाँ पर एक 1919 में एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो वर्ल्ड वॉर 1 में आप देख सकते हो उसके बारे में पूरा, ठीक है। उसके बाद 1920 में, 1920 में एक और ट्रीटी हुई, एक और संधि हुई, ये रही आपकी संधि, मतलब ट्रीटी ऑफ सेवरस, मतलब या सेवर्स की संधि कहते हैं हिंदी में, सेवर्स की संधि 1920 में हुई। उसमें क्या देखा गया, अब देखिए मैं आपको लास्ट क्लास में, लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ये वाली टीम है, जर्मनी वाली टीम, इसमें ऑटोमन था, वर्ल्ड वॉर 1 में हार गए थे ये लोग, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में हार गए थे, और जीता कौन था, ये लोग, यूके, फ्रांस, यूएसए वाली टीम थी, वो जीत गई थी अच्छी तरह से, ठीक है। और जर्मनी इस पूरे युद्ध का दोषी माना गया था, इस पर पेनल्टी लगी थी बहुत सारी, वो वर्ल्ड वॉर 1 में देख सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जो जीतने वाली टीम थी ये वाली, ठीक है, इन लोगों ने अब संधि कौन सी करी, 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स करी, 1920 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेवर्स या सेवर्स की संधि करी, ठीक है। उसके अंदर क्या किया इन लोगों ने, ऑटोमन साम्राज्य की सीमा को एक सीमित कर दिया। ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये ठीक है, ये जो कलर दिख रहा है आपको, अंकारा ऑटोमन एम्पायर लिखा हुआ है, सिर्फ ऑटोमन साम्राज्य इतना ही रहेगा बस। जो ये कलर आप देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये ऑटोमन साम्राज्य, बाकी यहाँ पर देखिए कुछ ने, इटली ने कब्जा कर लिया, इटली ने, कहीं कहीं फ्रांस ने कब्जा कर लिया, ये फ्रांस ने कब्जा कर लिया, ठीक है, कहीं कहीं आपका उज्बेकिस्तान वाले आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो मतलब यहाँ पर इसकी जो राज्य था, जो इस्तांबुल पे कब्जा हो गया ये वाला इलाका, ठीक है। तो सेवर्स की संधि पे यहाँ पर क्या नाम है, कब्जा कर लिया गया जगह जगह, और ऑटोमन साम्राज्य अब सुकड़ के कितना रह गया, इतना रह गया। अब हुआ क्या आगे कि वहाँ का जो सुल्तान थे, सुल्तान ने जाके साइन भी किया है, ठीक है, सुल्तान ने साइन कर दिया सेवर की संधि पे, मतलब अपने इलाके को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारा ऑटोमन साम्राज्य इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा 3-3 महाद्वीप होता है, वो सुकड़ के कहाँ रह गया, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में रह गए, एशिया के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे, अब देखो 1920 में संधि पे साइन करा 1920 के अंदर, तो ऑटोमन साम्राज्य कलर दिख रहा है, इतना सा रह गया। एक समय ऐसा था, ये पूरा एरिया ऑटोमन्स के पास हुआ करता था, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके, अगर मैं आप पहला अपने फर्स्ट सीरीज अगर नहीं देखी देख लेना, यहाँ से लेके पूरा एरिया, ठीक है, यहाँ से ये पूरा एरिया, पूरी बेल्ट, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा इलाका लगभग इसका ऑटोमन के पास था। आज ऑटोमन के पास सिर्फ इतना सा इलाका रह गया, इतना सा क्षेत्र रह गया, जो कि बहुत बड़ी हार थी। 1920 में ऑटोमन साम्राज्य के पास पूरा टर्की भी नहीं मिला इसको, इतना कम रह गया। आगे देखेंगे उसके बाद क्या हुआ कि एक और आदमी आए, ये मिलिट्री कमांडर थे, आपने नाम सुना होगा, मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा, या हम उसको कमाल पाशा कहते हैं शॉर्ट के अंदर। ये मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर। इन्होंने क्या काम किया, एक टर्किश जीएनए बनाया है। जीएनए मतलब होता है ग्रैंड नेशनल असेंबली,
ठीक है। ग्रैंड नेशनल असेंबली बनाई इन्होंने अंकारा के अंदर अप्रैल 1920 के अंदर, ठीक है। जब ये संधि साइन हो चुकी थी, कौन सी वाली, सेवर्स संधि साइन हो गई थी यहाँ पर। अब यहाँ कमाल पाशा का कहना था भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कमाल पाशा ने क्या काम किया, वहाँ पर युद्ध करा उनसे अपने टर्की को वापस पाने के लिए। कमाल पाशा का युद्ध था एलिट पावर से। एलिट पावर्स में कौन कौन थे, देखिए यूके, फ्रांस, इटली कब्जा कर हुआ था उन लोगों से था, आर्मेनिया और ग्रीस इनसे भी कब्जा था, ठीक है। मतलब इनसे अटैक करा ये कमाल पाशा पे अगले 2 साल, मतलब कमाल पाशा 1920 से लेकर, ठीक है, 1922 तक इनसे युद्ध लड़े, ठीक है। बोला कि हमारा जो तुर्की था पूरा हमें वापस चाहिए, यहाँ पर हम सेवर्स की संधि को नहीं मानते, आपकी हमें अबॉलिश कर दो, सेवर्स की संधि नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब युद्ध हुआ उसमें कमाल इन सारी एलिट पावर जो थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में बताई थी मैंने आपको, इस सारी टीमों को उठा के बाहर फेंक दिया और इसमें विजय हुआ कौन, कमाल पाशा, मतलब इसको कहते हैं कमाल अतातुर्क पाशा, विजय हुआ, इसकी जीत हासिल हुई करी। जीतने के बाद कमाल पाशा ने पहला काम क्या किया कि तुर्की के अंदर जो कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल है वहाँ पर जो सल्तनत काल थे, सुल्तान थे, सुल्तानों को अबॉलिश कर दिया, सुल्तानों को बैंड कर दिया। बोला कि अब तुर्की में कोई सुल्तान का राज नहीं चलेगा। ऐसा शुभ काम कब करा था कमाल पाशा ने, 1 नवंबर 1922 को इन्होंने सुल्तान को बैंड कर दिया तुर्की में। बोला सुल्तान का शासन नहीं चलेगा, संविधान बनेगा, संवैधानिक कानून चलेगा। और वहाँ पर जो 36 सुल्तान बन चुके थे 1299 से लेके 36 सितंबर के एक सुल्तान थे, इनका नाम था सुल्तान का सुल्तान महमद शेख। सुल्तान महमद शेख, उनको कॉन्स्टेंटिनोपल से गद्दी से हटा दिया, मतलब तुर्की के जो सुल्तान थे, सुल्तान की गद्दी से हटा दिया। अब बात समझना, सुल्तान की गद्दी से ही नहीं हटाया इनको यहाँ से देश भी छोड़ना पड़ा। इनसे बोल दिया कि सर आपने बहुत टाइम के लिए, सुल्तान जी आपने बहुत समय हमारे साथ दिया, आपके जो वंशज थे करीब 500-600 साल तक इनका जो राजवंश चला है, उनको उस देश में रहने की जगह भी नहीं दी। और सही किया, क्यों, अगर मान लो आज ही हट जाता, 10-15 साल बाद इनके बेटे आ जाते, गद्दी हमारी है, फिर सिविल वॉर छिड़ जाता, ठीक है। जैसे वहाँ क्या हुआ था यूरोप में, नेपोलियन फ्रांस का था, नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना आइलैंड एग्जाइल भेज दिया, वनवास में, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। सेंट हेलेना आइलैंड जो अटलांटिक ओशन के अंदर है, ऐसे ही इनको यहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल से बाहर निकाल दिया। किसको, सुल्तान महमद शेख को बोला कि अब आपका कोई काम नहीं है, अब यहाँ पर आप प्लीज कृपया करके ये देश छोड़ के ही चले जाओ, तो आपके लिए वही बेटर होगा, ठीक है। उसको वहाँ से ताकि पूरी तरह से टर्की से निकाल दिया गया महमद शेख को, जो आखिरी सुल्तान था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ ऑटोमन साम्राज्य का आखिरी सुल्तान का नाम क्या था, महमद शेख, ठीक है। देखिए उसके बाद अब खलीफा का क्या हुआ, ठीक है, फेट ऑफ द कैलिफेट, ठीक है, मतलब कैलिफेट मतलब खलीफा, खलीफा का क्या हुआ, ठीक है। खलीफाओं का ये हुआ कि जब कमाल मतलब जो महमद शेख जो चला गया, महमद शेख का एक कज़न था, ठीक है, एक मतलब चचेरा भाई था, ठीक है, इसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद टू, ठीक है, अब्दुल मजीद टू था महमद शेख का चचेरा भाई, ठीक है। उससे मतलब जो कमाल पाशा थे, कमाल पाशा ने बोल दिया ठीक है अब आप एक काम करो, आप बन जाओ खलीफा। इनसे क्या बोला अब्दुल मजीद से कि आप बन जाओ खलीफा, तो अब्दुल मजीद बन गए पहले खलीफा, ठीक है। मतलब जब तुर्की बनने के बाद जो पहले खलीफा की जो पोस्ट आई थी वो किसको मिली थी, अब्दुल मजीद टू को मिली, ठीक है। बाद में यहाँ कमाल पाशा ने जो खलीफा की पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया टर्की से, 3 मार्च 1924 को खलीफा की पोस्ट खत्म कर दी, ठीक है। यहाँ पर बोला कि अब कोई खलीफा नहीं होंगे टर्की में, जो रूल चलेगा खलीफा की सारी पावर पार्लियामेंट के पास होगी, पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी खलीफा को। वहाँ के लोगों ने बोला कि एक काम करो, जो महमद शेख था वो तो जा चुका है, अब आप यहाँ के खलीफा बन जाओ, ठीक है, या आप यहाँ के राजा सुल्तान बन जाओ। कमाल पाशा से बोला, अच्छा एडमिनिस्ट्रेट था क्योंकि भाई कमाल पाशा जो गद्दी पे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1920 में था, ठीक है, 1920 से लेके 1938 तक यहाँ का प्रेसिडेंट रहे ये कमाल पाशा। 1920 से लेके 38 तक प्रेसिडेंटशिप संभाली है कमाल पाशा ने। तो बोला कि आप एक काम करो, आप यहाँ के सुल्तान बन जाओ। लोगों ने बोला, पर इन्होंने मना कर दिया, बोला कि हमें अब सुल्तान के शासनकाल से आज़ादी चाहिए। कमाल पाशा ने बोल दिया, अच्छा शासक था, इनकी पॉलिसीज माइंड ब्लोइंग थी कमाल पाशा की। आगे देखिए, उसके बाद जब यहाँ पर जब ये युद्ध जीता था, कि मैं आपको बताता हूँ युद्ध ये वाला 1920 से 22 तक, ये इन्होंने कमाल पाशा ने एलिस पावर को हरा दिया था पूरी तरह से। तो एलिस पावर ने मतलब इंग्लैंड और फ्रांस ने इनको कमाल पाशा को बुलाया, बोला आपको क्या चाहिए। इन्होंने बोला, फिर इनको कहाँ बुलाया था, इनको बुलाया था यहाँ पर लॉसेन में,
कहाँ बुलाया था? लॉसेन में। और लॉसेन क्या है? लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है, स्विट्जरलैंड की जगह है। तो वहाँ एक संधि करी, ट्रीटी ऑफ लॉसेन। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लॉसेन कब हुई थी? 1923 में, 1923 में। ठीक है, वहाँ पर। और ये जगह कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर, लॉसेन। ठीक है, अब हुआ क्या कि वहाँ पर जब संधि करी, संधि करने के बाद उसने बोला भैया हमें टर्की पूरा चाहिए। ठीक है, हमें जो अनाटोलिया प्लेटू है पूरा, जहाँ टर्की बसा हुआ था, ये पूरा वो टर्किश एम्पायर पूरा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये चीज़ें, और उसके अलावा ये आपको रेड बाउंड्री आपको जो दिख रही है, ये वाली रेड बाउंड्री जहाँ से जाते जा रही है। ठीक है, और ये हल्का शेडेड कलर जो मैं मार्कर से बना रहा हूँ, पेन से। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने अपनी डिमांड रखी, हमें टर्की पूरा चाहिए, ये पूरा इलाका। ठीक है, यहाँ तक का। और ये इस्तांबुल वाला इलाका, जो रेड कलर की बाउंड्री है ये वाली, ये पूरी बाउंड्री हमें टर्की की चाहिए, ये बाउंड्री पूरी। अब सवाल आता है भैया इन्होंने पूरा टर्की तो मांग लिया, जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है अंदर इंटरनली, ये वाला इलाका पूरा। ठीक है, अब टर्की तो पूरा मांग लिया, पर उन लोगों ने भी शर्त रखी अपनी। ठीक है, उन लोगों ने शर्त क्या रखी? इन लोगों ने बोला था कि मैंने कल के आपके टॉपिक था जिसमें क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक सी, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में जल संधि कौन सी है? बास्फोरस की जल संधि। बात समझना, मैंने कल क्वेश्चन क्या पूछा था कि काला सागर ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा सागर के बीच में जल संधि कौन सी? ये वाली, उसके बास्फोरस की जल संधि। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने पूछा था मरमरा सागर और ये एजियन सागर है, एजियन देखो लिखा भी है यहाँ पर, एजियन सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच जल संधि कौन सी है? डार्डेनलीज। कौन सी है? डार्डेनलीज। मतलब मरमरा सी और एजियन सी के बीच में क्या है? डार्डेनलीज जल संधि है। और यहाँ पर ब्लैक सी और आपका मरमरा सी के बीच में क्या है? बांसपुरस की जल संधि है। स्ट्रेट क्या होता है? ऐसी जगह जो पानी का रास्ता दो देशों को अलग करता है। ठीक है, और बांसपुरस जल संधि के पास में पड़ता है इस्तांबुल आज, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे यहाँ पर। 1923 में नाम इस्तांबुल पड़ा है इसका। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इन लोगों ने शर्त रखी अपनी, क्या नाम है, यूके और फ्रांस ने, कि भैया ठीक है हम आपको ये जगह वापस देने को तैयार है। ठीक है, जो हमारे पास जो फ्रांस के कब्जे में थी, इटली के कब्जे में थी, ठीक है, आपके पास इंग्लैंड के कब्जे में थी, सब जगह आपको दे देंगे, आपका पूरा बना लो अपना, क्या नाम है, आपका पूरा बन जाएगा अंकारा और आपका टर्की बन जाएगा। बट हमारी एक शर्त है कि आपको जो ये रास्ते ना बांसपुरस जल संधि के और डार्डेनलीज जल संधि के, ये रास्ते खुले रखना पड़ेंगे। कंट्री भले ही आपके कंट्रोल में होगी ये जगह, ठीक है, पर इस रास्ते को आप बंद नहीं करोगे कभी भी लाइफ में, कभी भी। ये ट्रीटी में लिखा गया, लॉसेन की संधि में लिखा गया कि आप क्यों, क्योंकि हमारे पास जो शिप्स आती हैं, जो शिप आती हैं वो यहाँ से होके पास होंगी, यहाँ से गुजरेंगी, तो जिसके कारण हमें मिलिट्री नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ कभी हुआ तो ट्रीटी का उल्लंघन होगा, फिर आप उसको समझदार समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही हमने आज देखा हमारे पास ऑटोमन साम्राज्य पूरा समाप्त हो चुका, और ऑटोमन साम्राज्य के बाद 1923 में यहाँ पर टर्की नाम का एक नया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना हुई 1923 में। और आज भी टर्की में सरकार चलती है, जैसे हमारे यहाँ चलती है वैसे सरकार टर्की में चलती है। आप लोगों को इस चीज़ की PDF चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक है आपके सामने, ये रहा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें और लोगों से, अपने फ्रेंड से करवाएं, जिससे कि उन लोगों तक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। ओके, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।